guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly do subscribe it. So we are discussing some medical disorder in pregnancy. We have discussed about heart disease in pregnancy in the previous video. So now let's discuss about hypothyroidism in pregnancy and also hyperthyroidism in pregnancy. Okay, see, प्रेगनेंसी में थायराइडिज्म के वैल्यूज़ को TSH से ही हम कोरिलेट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम हाइपोथायराइडिज्म को देख लेते हैं एंड वी विल डिस्कस इन फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना TSH का वैल्यू जो होता है, TSH का लेवल वो हमेशा लो ही होता है. अप्रॉक्स 80% प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH लो होता है. ओके, बट इफ TSH इंक्रीज करने लगता है देन हमें लगता है कि हाइपोथायराइडिज्म है. सी, नॉर्मल TSH जो होता है ना वो होता है लेस देन 2.5 प्रेगनेंसी में. सो इफ़ ये मोर देन 2.5 है तो कुछ डॉक्टर ना इल्ट्रोक्सिन स्टार्ट कर देते हैं, बट स्ट्रेट अवे आजकल की रिकमेंडेशन है कि इफ़ TSH मोर देन 2.5 है तो डू एंटी TPO एस्टिमेशन, मीन्स चेक करना होता है एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज का लेवल. ओके, इफ़ एंटी TPO पॉजिटिव आता है मीन्स पेशेंट के बॉडी में एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी आ चुका है. तो अब ना थायराइड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ओके, और TSH इंक्रीज कर रहा होता है मीन्स अब इस पेशेंट को ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो चुकी है. सो इफ़ ये एंटी TPO पॉजिटिव आ जाता है, इफ़ पॉजिटिव आता है एंटी TPO देन गिव इल्ट्रोक्सिन, तब हम इल्ट्रोक्सिन स्टार्ट करते हैं. ओके, इफ़ ये एंटी TPO अगर निगेटिव आता है ना देन इल्ट्रोक्सिन देने की नीड नहीं होती. ओके, बट इफ़ TSH मोर देन 4 है, मोर देन 4 अगर आता है तो फिर तो इल्ट्रोक्सिन देना कंपलसरी हो जाता है. ओके, ना उसे इल्ट्रोक्सिन देना क्यों कंपलसरी है? TSH का लेवल मोर देन 4 आता है तो बिकॉज 4 इतनी ज़्यादा वैल्यू है ना कि पेशेंट तो खुद के लिए थायरोक्सिन नहीं बना रहा है, साथ ही अपने फीटस को भी थायरोक्सिन नहीं दे पाएगा. सो रिमेंबर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना उसमें बेबी को थायराइड हार्मोन की जो नीड होती है वो मदर से ही मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बेबी का खुद का ही ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, तो उसको जो थायराइड की नीड होती है ना वो मदर से ही मिलता है. एंड आफ्टर 12 वीक मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में फीटस अपना थायराइड हार्मोन खुद से बनाने लगता है. ओके, सो इफ फर्स्ट जो 12 वीक है ना उसमें थायराइड की कमी होती है ना तो बेबी के ग्रोथ में, फॉर्मेशन में या फिर बेबी के ऑर्गेनोजेनेसिस में हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, सो दैट इफ़ ये 4 से ज़्यादा है तो इल्ट्रोक्सिन देना कंपलसरी हो जाता है. एंड दूसरे किसी टेस्ट की नीड नहीं होती है. नाउ सी, थायराइड हार्मोन का लेवल कम है. ओके, और TSH इंक्रीज कर रहा है तो मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस केस में. ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. सो मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया हो सकता है, एब्रप्शन हो सकता है, PPH हो सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि नियोनेट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से. तो नियोनेट की ना इससे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी दोनों इंक्रीज कर जाता है. ठीक, क्रिटिनिज्म हो सकता है बेबी का IQ लेवल जो होता है ना वो कम हो सकता है, डल बेबी होगा. न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस देखने को मिलता है बेबी में, पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है. कॉग्निशन का मतलब होता है सेंसेशन, रियलाइजेशन की कैपेसिटी, ये जो है ना ये कम हो जाती है बेबी में. ओके, या फिर डीफनेस एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी देखने को मिल सकता है तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से न्यूनेट में. ओके, सो नेक्स्ट वी सी कि हाइपरथायराइडिज्म से क्या होता है. ओके, तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ना पेशेंट जो होता है ना वो ग्रेव्स डिजीज के साथ में प्रेजेंट कर सकता है. ओके, इसमें पेशेंट को प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया हो सकता है या इस पेशेंट को थायराइड स्टॉर्म भी हो सकता है. ओके, थायराइड स्टॉर्म के साथ में पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट कर सकता है. प्री टर्म लेबर हो सकता है और हार्ट बीट इंक्रीज करना या फिर हार्ट फेल्योर होना जिससे हाई आउटपुट कार्डियक फेल्योर कहते हैं, ये भी हो सकता है. ओके, या फिर पेशेंट को इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है बेबी को, या इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस भी देखने को मिल सकता है. ओके,
सो नाउ लेट्स सी हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन से ड्रग होते हैं। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आता है। तो आप इफ थोड़ा सा स्मार्टली इसको याद रखते हैं ना, देन आपको एग्जाम में आंसर करने में ईजी होगी। सी प्रोपाइल थायोयूरासिल जो होता है ना, इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस तो कहते हैं, बट इसमें हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके तो ये हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है, इसलिए इफ़ ये मदर को कंटिन्यूअसली एंड इनडिलेसली देते जाएं तो हिपैटोटॉक्सिक होता है। इसलिए हम इस ड्रग को ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं। ओके बिकॉज ये फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना फीटस का ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा था, आपको पता है। और ये सेफ ड्रग है, और मदर को हिपैटोटॉक्सिक जो इफेक्ट होता है ना, ये लॉन्ग टर्म में यूज से ही होता है, कम टाइम यूज़ करने से नहीं होता है। तो 12 वीक तक हम प्रोपाइल थायोयूरासिल देते हैं। ओके मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड इससे ज़्यादा इफेक्टिव एक और मेडिसिन है जो कि है हमारा मेथिमाजोल। इसलिए मेथिमाजोल को ना हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स आफ्टर 12 वीक देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है। ओके बट ये सोचो कि ये अगर ज़्यादा इफेक्टिव है मेथिमाजोल, तो फिर हम इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देते हैं। सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए नहीं देते हैं ना, क्योंकि मेथिमाजोल जो है ना वो करता है एम्ब्रायोपैथी। ओके मीन्स एम्ब्रायो को खराब करने का काम करता है, जैसे ईसोफेजियल एट्रेशिया करता है या फिर कोनल एट्रेशिया करता है। सी कोनल क्या होता है ना कि नाक के पीछे का जो पार्ट होता है ना, जो गले में ओपन होता है, वो इफ बंद होता है ना, तो इसे ही हम कोनल एट्रेशिया कहते हैं। ओके या फिर कर सकता है क्यूटिस एप्लेसिया। ओके तो क्यूटिस एप्लेसिया क्या होता है ना, तो इसमें कॉन्जेनाइटली जो होता है ना वो स्किन का अब्सेंस हो जाता है। ठीक है ये मोस्ट कॉमनली स्काल्प को ही अफेक्ट करता है। ओके तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनके वजह से मेथिमाजोल को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है क्योंकि उससे एम्ब्रायोपैथी होती है, तो ये एम्ब्रायोपैथी की वजह से मेथिमाजोल को हम 12 वीक के बाद हम ड्रग ऑफ चॉइस करते हैं, मीन सेकेंड ट्राइमेस्टर से। ठीक है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स। तो इफ़ दोनों ऑप्शन में हो आपके ऑप्शन में एग्जाम के, तो आपको प्रोपाइल थायोयूरासिल पे मार्क करना है, क्योंकि 12 वीक के बाद भी दिया जा सकता है। ओके बट कंटिन्यूअसली देने पर ना हिपैटोटॉक्सिसिटी करता है, तो इसलिए ये अगर दोनों ऑप्शन में है प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल, तो आपको प्रोपाइल थायोयूरासिल पे ही सबसे पहला मार्क करना होगा आंसर। ठीक है सो बिफोर 12 वीक प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड आफ्टर 12 वीक ड्रग ऑफ चॉइस मेथिमाजोल। ओके हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, सॉरी हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे स्ट्रेट अवे पूछा गया है अभी तक कि 12 वीक के बाद प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए कौन सी ड्रग सबसे इफेक्टिव है, तो वो तो आपको पता है मेथिमाजोल है। बट होल प्रेगनेंसी में इफ़ कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अभी तक तो आया नहीं है, बट इफ़ कभी भी आता है क्वेश्चन कि होल प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो आपको प्रोपाइल थायोयूरासिल पर ही मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज मेथिमाजोल तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ही कंट्राइंडिकेटेड है। ओके due to embryopathic effect. So in the next video we will discuss about another problem in pregnancy, that is epilepsy. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it, because my video will be definitely help you to score higher in your FMG, NEET PG or AIPGT exam or other MCQ exams. Okay, thank you.